हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में हिंदी की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और हिंदी के कोर्स के साथ साथ देखिए हिंदी एमसीक्यू की भी हमारी एक सीरीज चल रही है। देखिए एमसीक्यू सीरीज जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। यहाँ पर हम लोग उन प्रश्नों को रखेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर जिन प्रश्नों में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। और देखिए जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक से अगर हमारा कोई पॉइंट छूट जाता है तो ऐसे ही छूटे हुए पॉइंट को हम यहाँ पर ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान है। देखिए ऐसे ही ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे कि परीक्षा में क्या होता है, एक प्रश्न दिया जाता है और एक प्रश्न देने के बाद आपको उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही मैं कोई प्रश्न पढ़ता हूँ वैसे ही आपको वीडियो पॉज करनी है और अपने मन में ही आपको क्या करना है, अपने मन में ही एक जवाब सोचना है। और लास्ट में आपका स्कोर क्या रहता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी का स्तर कितना अच्छा चल रहा है। तो आपको कमेंट जरूर करना है। आपका जो भी स्कोर रहेगा आपको कमेंट करके नीचे, जो आपका कमेंट सेक्शन है नीचे, उसमें आपको कमेंट करके लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान है। देखिए पंचमाक्षर क्या होते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पंचमाक्षर क्या होते हैं। यानी कि मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे क वर्ण है तो क वर्ण में क्या क्या आते हैं, क ख ग घ अड़। तो ये पांचवें जो अक्षर होते हैं, हर जो आपकी क वर्ण हो, चौ वर्ण हो, तौ वर्ण हो, कोई सा भी आपका जो रहेगा तो उसमें जो भी पांचवा अक्षर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। तो मैंने आपको व्यंजन वाले जो हमारा चैप्टर आया था उसमें मैं इस पर अच्छे से विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो देखिए पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु या ऑप्शन डी मूर्धा। तो देखिए पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नाक। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ए अनुस्वार, बी अयोगवाह, सी अंतस्थ या डी अकारांत। देखिए अकारांत होगा, यहाँ पर बिंदी लगा लेंगे, अकारांत। तो देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं क्या, अकारांत। और जिन शब्दों के अंत में आ आता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, एक वीडियो आएगी इसकी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकारांत। अकारांत और अकारांत में अंतर है। जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अकारांत। और जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आकारांत। ये हमारा अलग से एक इसकी वीडियो बनेगी, इसका एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे क्या कहते हैं, वो हमारा एक अलग टॉपिक है। फिर देख इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अकारांत। यहाँ पर एक बिंदी लगा लेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए शब्द ध्वनि वाक्य पद, ऑप्शन बी शब्द वाक्य ध्वनि पद, ऑप्शन सी पद वाक्य ध्वनि पद और ऑप्शन डी ध्वनि पद ध्वनि शब्द पद और वाक्य। तो देखिए जो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है, ऑप्शन डी ध्वनि शब्द पद उसके बाद वाक्य। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रहेंगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपको याद रखना है, बार बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, तो जिसमें नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस र के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो देखिए इसके मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ऑप्शन ए त्र, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी ज्ञ। तो देखिए ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 4 है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए त्र। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रखे हैं 4 संयुक्त व्यंजन, तो उनको कैसे तोड़कर लिखा जाता है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि ऐसे प्रश्नों पर आपको गौर करना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 4 संयुक्त व्यंजन थे, उनको तोड़कर किस प्रकार से लिखा जाएगा और कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए त्र। पांचवा प्रश्न क्या है, अयोगवाह किसे कहा जाता है। तो देखिए अयोगवाह किसे कहा जाएगा, ऑप्शन ए महाप्राण को, ऑप्शन बी अनुस्वार व विसर्ग को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्प प्राण को। तो देखिए जो प्रश्न है अयोगवाह किसे कहा जाएगा पांचवा, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुस्वार एवं विसर्ग को। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। तो अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। छठा प्रश्न है, घर्षण से उच्चारित व्यंजन है। ऐसे ही दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं और जब ऐसे करके ऑप्शन आते हैं ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घर्षण से उच्चारित व्यंजन, ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी ऊष्म, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी ये सभी।
तो देखिए जो छठा प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमें अपने गले में घर्षण सा महसूस होता है। व्यंजन वाले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था। सातवां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। देखिए किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। अब देखिए जब ऐसे ऑप्शन आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपने ऐसी चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न क्या है, इनमें से कठोर व्यंजन है। अब देखिए कैसा ये यहाँ पर से प्रश्न बन गया, इनमें से कठोर व्यंजन है, बताइए कठोर व्यंजन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए टॉ, ऑप्शन बी ठॉ, ऑप्शन डी डॉ। बताइए इनमें से कौन सा कठोर व्यंजन है। यह ऑप्शन डी सभी। आठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आठवें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। टॉ ठॉ डॉ ढॉ जितने भी टॉ वर्ग में आते हैं ना, टॉ ठॉ डॉ ढॉ ढॉ, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कठोर व्यंजन हो जाएंगे। ऐसे भी करके दोस्तों आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कठोर व्यंजन कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न है नवां प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। अब देखिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको स्पर्श व्यंजन भी पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको कंठ जो ध्वनि जितने भी हमारे वर्ण हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अघोष वर्ण भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और महाप्राण भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए ऐसे करके भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का ये प्रश्न रखा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन। देखिए ये आपके सामने चार ऑप्शन है, क ख ग घ। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन भी होगा जिसकी ध्वनि भी कंठ से निकलेगी, वो अघोष भी होगा और वो महाप्राण भी होगा। तो 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ख। तो इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। 10वां प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो देखिए मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, आपको पढ़ा चुका हूँ। 11वां प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न जब बनते हैं तो उसको 5 या 10% बच्चे ही एग्जाम में सॉल्व कर पाते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनका संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए खड़ी पाई को हटाकर, ऑप्शन बी मात्राएं लगाकर, ऑप्शन सी अनुस्वार लगाकर, ऑप्शन डी खड़ी पाई समेत। तो देखिए 11वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए खड़ी पाई को हटाकर। अगला प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन है। देखिए कितना महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न को दोस्तों आपको समझना है। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में बनते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये टॉपिक ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए प्रश्न क्या है, स्वर सहित व्यंजन है, मतलब कि इनमें से स्वर सहित व्यंजन वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी लौ जिसमें हलंत लगा हुआ है, ऑप्शन सी मौ हलंत सहित, ऑप्शन डी बड़ाई। बताइए इनमें से स्वर सहित व्यंजन कौन सा है। स्वर सहित व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। अब देखिए क, ये ई तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, ये तो वैसे ही बाहर हो गया, ये तो वैसे ही बाहर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर आया है क और यहाँ पर आया है लौ जिसमें हलंत लगा हुआ है, और यहाँ पर मौ में भी हलंत लगा हुआ है। जब मैं आपको व्यंजन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हलंत क्या होते हैं। मैंने वहाँ पर ये बताया था, कभी भी हमको जब क्या करना होता है, व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लिया लौ है, अभी लौ में क्या है, अभी लौ क्या है, एक व्यंजन है, लेकिन इसमें एक स्वर छिपा हुआ है। कौन सा स्वर है, वो है अ। अगर मुझे लौ को स्वर रहित लिखना हो तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा ना, लौ प्लस अ। अगर हम किसी भी वर्ण के नीचे, किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा दें तो वो स्वर रहित हो जाता है। अब देखिए जब यहाँ पर लौ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि इसमें अभी स्वर नहीं है, इसमें भी अभी स्वर नहीं है। अब देखिए क में कोई हलंत नहीं लिखा हुआ है, तो क में एक क्या है, क एक क्या है, व्यंजन है, और इसमें अ क्या है, एक
एक स्वर छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि हर जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर होता है। तो क में कौन सा व्यंजन है? अ है। तो इस प्रकार से लौ में कोई स्वर नहीं है, मौ में कोई स्वर नहीं है, लेकिन क में क्या है? और स्वर है। तो इसलिए जो 12वां प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क। 13वां प्रश्न क्या है? अनुस्वार किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रबल श्वास वाली ध्वनियाँ, स्वर का अनुसरण करने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन सी बोलने में अधिक प्रयत्न लगाने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन डी बोलने में कम समय लगाने वाली ध्वनियाँ। अब बताइए, ऐसे ऑप्शन जब आते हैं तो अब आप लोग क्या करेंगे अगर आपने प्रश्न को नहीं पढ़ा है? तो देखिए, स्वर का अनुसरण करने वाली ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। देखिए, अनुस्वार नाम में ही स्वर है, तो स्वर का ये स्वार नहीं होता है, अनुस्वर, इसको अनुस्वर लिखते हैं इस प्रकार से, अनुस्वर। ये टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो अनुस्वर क्या होता है? स्वर का अनुसरण करने वाली ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी परिभाषा अलग अलग प्रकार से लिखी जाती है, अलग अलग वहाँ पर शब्द जब लिखे जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, लेकिन परीक्षाओं में आपको इस प्रकार से घुमाया जाता है। तो 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न क्या है? किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? व्यंजन में मैंने आपको पढ़ाया था द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, तो देखिए, पुनः, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्साह। बताइए, इनमें से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो देखिए, इनमें से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? दिल्ली में। दिल्ली में क्या है? द्वितीय व्यंजन है। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे बिल्ली, बिल्ली हो गया, बिल्ली, पत्ता, पत्ता, ये क्या है? सब ये, इनमें सब में क्या है? द्वितीय व्यंजन है। अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ना है तो व्यंजन वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ से आपको डिटेल से देखने को मिल जाएगा। 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 14वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि इनमें से कंठ्य ध्वनियाँ हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर मैं इन प्रश्नों को एमसीक्यू में क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ। एक ही प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और वो इसलिए रखा हुआ है कि मैंने आपको कुछ यहाँ पर से बताना है कि जितनी भी ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है, जितने भी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, वो मैं सब आपको बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें देखिए, इन ऑप्शन में मैं आपको इनको पढ़ा के क्या करूँगा कि बताइए इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी है, नासिक की ध्वनि कौन सी है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, या एक ख की ध्वनि कहाँ से निकलती है, ख का उच्चारण स्थान कहाँ से है। बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, तो इनको मैं बहुत डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ, और याद कर किस तरीके से करें ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये इसमें से मतलब इसमें ऑप्शन में हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यू में हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। कहीं आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में इन्हें शामिल नहीं किया गया है, तो इनको मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आप वहाँ से इनको जाके पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। एमसीक्यू में इन चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे ना कब, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे इनको पढ़ने में। तो इनमें से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो क, ख, य, र, च, ज और ट और अण। देखिए, जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो क वर्ग जो हमारा होता है वो पूरा कंठ ध्वनि का होता है। तो 15वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर देखिए, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। क, ख, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? देखिए, जो क के नीचे नुक्ता लगा है, ग के नीचे नुक्ता लगा है, ज के नीचे नुक्ता लगा है, फ के नीचे नुक्ता लगा है। तो जो ये ध्वनियाँ हैं यहाँ पर देखिए, ये हम उन ध्वनियों की बात कर रहे हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। तो संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, या दक्षिण भाषाओं की हैं। तो 16 प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी फारसी। सब कुछ दोस्तों मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। 17वां क्या है? पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान है। ये दोबारा प्रश्न आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही उत्तर क्या था? नाक, हमने जैसे कि पढ़ ही लिया है। 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अकारांत शब्द कौन सा है? देखिए, इस चीज़ को समझना हमको महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑप्शन ए सुना, ऑप्शन बी खाया, ऑप्शन सी कल, ऑप्शन डी सजाना। मैंने आपसे क्या कहा था? अकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में अ आता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी आ की मात्रा आ रही है, कल में सिर्फ अ की मात्रा आ रही है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए क्या है, इसका सही उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित में से आकारांत शब्द कौन सा है? मैंने आपको बताया था आकारांत शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आ आता है। तो देखिए, कल, वस, जन, इन सब के अंत में क्या है? ओ है, लेकिन जो खाया है इसके अंत में क्या आता है? आ की मात्रा आती है। तो इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 20वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो देखिए, 20वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4।
दोस्तों इस प्रकार से आज की हमारी एमसीक्यू सीरीज समाप्त हुई और जो हमारे हिंदी की जो मेन हमारा कोर्स चल रहा है उस पर भी जल्दी वीडियो हमारी आ जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ाना है और अलग अलग किताबों से मैटर तैयार करना है, तो मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को कवर करके चल रहा हूँ। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस दोस्तों जरूर किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। व्हाट्सअप नंबर भी दोस्तों मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, फेसबुक पेज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाएंगे, लिंक में क्लिक कीजिए, आप फेसबुक पेज पर आ जाएंगे, तो उस पेज को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।